आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक नए एरो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी के बारे में, जो कि जेट इंजन डेवलपमेंट में पूरी तरीके से दिशा और दशा बदलने की ताकत रखती है। अब आप इमेजिन करिए कि भारत एक फाइटर जेट इंजन बना रहा है जो स्वदेशी तो है, लेकिन उसका टेस्ट करने के लिए हमें बार बार विदेश जाना पड़ रहा है और इससे पैसा भी काफ़ी लग रहा है और डिले भी काफ़ी हो रही है। अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन रियलिटी यही है पिछले कई सालों से। और अब इंडिया इस डिपेंडेंसी को खत्म करने जा रहा है और इसी के लिए आ रहा है एक बड़ा प्रोग्राम, जिसे हम नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स यानी NAETC के नाम से पुकारेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि NAETC क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी और कैसे ये इंडिया को एरो इंजन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेकर जाएगा। और वीडियो के अंत तक में आपको पता चलेगा कि ये स्टेप हमारे लिए कितना ज़रूरी था और फ्लाइंग टेस्ट बेड पर क्या अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। भारत अपने खुद के जेट इंजन को डेवलप करना चाहता है, जैसे कि एमका के लिए और तेजस मार्क 1 मार्क 2 के लिए। लेकिन हम सब ये बात भली भांति जानते हैं कि इंजन बनाना सिर्फ डिज़ाइन करने से नहीं होता। सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसको टेस्ट करना। और एक जेट इंजन में कई कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, जैसे कि उसका फैन हो गया, कंप्रेसर हो गया, कंबशर हो गया, टर्बाइंस हो गए या फिर आफ्टर बर्नर हो गया। और इन सभी को अलग अलग और साथ में टेस्ट करना पड़ता है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में। अब भारत के सामने प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास अभी तक एक भी इंटीग्रेटेड वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। इसका मतलब कुछ टेस्टिंग इंडिया में होती है, लेकिन क्रिटिकल टेस्टिंग के लिए जो फॉरेन फैसिलिटीज हैं उन पर डिपेंड करना पड़ता है। इससे तीन बड़े नुकसान होते हैं। पहला, डिले काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि समय हमारा काफ़ी बर्बाद होता है। दूसरा, कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है। और जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है, इसका भी नुकसान हमें देखने को मिलता है। और सबसे खास बात यह है कि इसका समाधान क्या है। अब आता है इसका सोल्यूशन। इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट, जो अब इंडिया में ही इस प्रकार की लैब को एस्टैब्लिश करने जा रही है और उसका नाम है NATC, यानी नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स। और बाकायदा इसको लेकर DRDO ने जो RFI है ये इशू कर दी है। अब ये एक फुली इंटीग्रेटेड टेस्टिंग हब होगा, जहां इंजन के हर तरह की टेस्टिंग इंडिया में ही होगी। सरल भाषा में बात करें तो हम इंजन बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे और सर्टिफाई भी करेंगे, और वो भी एक ही जगह पर। यह फैसिलिटी इंडिया को एरो इंजन इकोसिस्टम में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रदान करेगा। अब NATC में होगा क्या? अब आइए बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, कि NATC के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला होगा हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी एयरक्राफ्ट जैसी जो हाई एल्टीट्यूड कंडीशन है उसको क्रिएट करेगी या मिमिक करेगी, जहां ऑक्सीजन कम होता है और टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। मतलब इंजन को ग्राउंड पे ही यहाँ पर जो फ्लाइंग कंडीशन है वो मिल जाएंगी हाई एल्टीट्यूड की, और वहीं पर उन्हें टेस्ट किया जाएगा। दूसरा, फैन एंड कंप्रेसर टेस्ट फैसिलिटी। इसमें इंजन का जो फ्रंट पार्ट है, जहां हवा कंप्रेस होती है, यहाँ पर चेक होगा एयर प्रेशर, एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी। यानी ये टेस्टिंग जो प्रोटोकॉल है ये भी हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो होगा कंबशर टेस्ट फैसिलिटी। ये इंजन का दिल होता है, जहाँ पर फ्यूल जलता है। यहाँ पर बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी को टेस्ट किया जाएगा, हीट मैनेजमेंट को टेस्ट किया जाएगा और जो ड्यूरेबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाएगा। फिर चौथे नंबर पर आता है टरबाइन टेस्ट फैसिलिटी। यहाँ पर कंबशन के साथ साथ जो हाई टेम्परेचर गैसेज हैं जो टरबाइन को घुमाती हैं, उनकी भी टेस्टिंग होगी। यहाँ पर टेस्टिंग होगी एक्सट्रीम हीट रेजिस्टेंस की, मटेरियल स्ट्रेंथ की और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की। और पांचवा है आफ्टर बर्नर टेस्ट फैसिलिटी। अब आपको पता ही है कि फाइटर जेट में एक्स्ट्रा थ्रस्ट के लिए जो आफ्टर बर्नर्स हैं उनका यूज किया जाता है, और बेसिकली आफ्टर बर्नर टेस्ट फैसिलिटी में जो मैक्सिमम थ्रस्ट है इसकी जांच होगी, फ्यूल कंजम्पशन देखा जाएगा और जो परफॉर्मेंस बूस्ट कितना है वो भी चेक किया जाएगा। यानी ओवरऑल देखें तो इंजन का हर जो कंपोनेंट है ये भारत में फुली टेस्ट होगा, और इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये डील बहुत बड़ी है। इससे हमें मिलेगा सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। भारत को टेस्टिंग के लिए बार बार जैसे कि हम रूस पहुंच जाते हैं हमें जाना नहीं पड़ेगा, और वो काम हम स्वदेशी तौर पर भारत पे ही कर पाएंगे। इससे हमारी जो डिफेंस है वो काफ़ी मजबूत होगी, क्योंकि भारत के जो फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि एमका हो गए, इनके लिए हमें ऑलरेडी पावरफुल इंजन बनाना है, तो ये टेस्टिंग फैसिलिटी उसमें भी बहुत बड़ा योगदान देगी। और इससे हमें फास्टर डेवलपमेंट साइकिल मिलेगा, क्योंकि टेस्टिंग फास्ट होगी, फेलियर्स जल्दी आइडेंटिफाई होंगे और इम्प्रूवमेंट्स भी जल्दी होंगी। तो ऐसे में जो डेवलपमेंट साइकिल है वो काफ़ी तेज़ होगा। इसके अलावा GTRE ने जो RFI जारी करी है उसमें जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है इससे भी इनकार नहीं किया गया है। इसमें फॉरेन कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जैसे कि सैफरान हो गई या फिर रोल्स रॉयस हो गई। इससे भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा,
एक्सपर्टीज मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम कर चुके हैं, और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं ये भी हमें देखने को मिलेंगे। अब अगला स्टेप क्या है? देखिए, सिर्फ टेस्टिंग फैसिलिटी से हमारी कहानी खत्म नहीं होगी, हमारा काम नहीं चलेगा। और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं कि सिर्फ टेस्टिंग फैसिलिटी बनाकर तो हमने तकरीबन 70% काम पूरा कर दिया है, लेकिन 30% है वो अभी भी बाकी है। क्योंकि ग्राउंड टेस्टिंग के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण लेवल, जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग टेस्टिंग या फ्लाइंग टेस्ट बेड। अब इसमें भारत काफ़ी लंबे ईयर्स से स्ट्रगल कर रहा है। अब इसमें इंजन को रियल एयरक्राफ्ट पे टेस्ट किया जाता है, और ज़रूरी इसलिए भी ये है क्योंकि इसमें जो रियल फ्लाइट कंडीशंस हैं वो अलग होती हैं। स्पीड, एल्टीट्यूड, वाइब्रेशन सब डायनेमिक होता है। और एक फ्लाइंग टेस्ट बेड जो है वो बेसिकली जो लैब टेस्टिंग है या रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट है उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। आमतौर पर जो एरो इंजन के साइंटिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि आप लैब में जो टेस्टिंग है उसको अंतिम टेस्टिंग रिजल्ट नहीं मान सकते जब तक कि इंजन को एक्चुअल जो एटमॉस्फेयर है उसका एक्सपोजर नहीं मिलता। क्योंकि अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इंजन में स्ट्रेस अलग होते हैं, इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, और हमें हर तरीके के कंडीशन में उनको टेस्ट करना पड़ता है। और इसीलिए भारत अगर NATC बना लेता है और फ्लाइंग टेस्ट बेड दोनों भारत को मिल जाते हैं तो वे भारत इस क्षेत्र में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा और एरो इंजन टेक्नोलॉजी में अपना खुद का जो इकोसिस्टम है वो तैयार कर पाएगा। यानी NATC सिर्फ एक टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, ये भारत का एरोस्पेस इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन है। और अब भारत में इंजन डिज़ाइन भी भारत करेगा, भारत टेस्ट भी करेगा और भारत सर्टिफाई भी करेगा, वो भी सब कुछ अपने ही देश में। इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन ये प्रोग्राम जितना देखने में हमें अच्छा लग रहा है, ये प्रोजेक्ट जितना हमें फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, हमें चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें हम लोग सुनने में तो बड़ा हमें आसान लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि भारत 2000 के दशक से आज तक फ्लाइंग टेस्ट बेड का चयन नहीं कर पाया है। और ये बात हमने मल्टीपल टाइम्स कही है। 2000 के दशक में कभी एक नए IL-76 को खरीदने की बात हुई थी, वो बातचीत रद्द हुई। उसके बाद MiG-29A को खरीदने की बात हुई, MiG-29 भी चर्चा से बाहर हो गया। उसके बाद फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर जो तेजस विमान है इसको शामिल करने की बात हुई, लेकिन सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन के चलते इसे काफ़ी रिस्की माना गया, उस पर भी कोई निर्णय नहीं आया। और आपको सुखोई 30 MKI का केस तो याद ही है, जहाँ पर एक सुखोई 30 MKI को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इंडक्ट करने की बात हुई थी, लेकिन उसके बड़े इंजन बे के चलते उसको भी यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। और 2024 से 25, अब ईयर तो मुझे सही से नहीं याद है, शायद 25 ही है, जब एयर इंडिया अपने एक पुराने बोइंग 747 का ऑक्शन कर रही थी और भारत के सामने वो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। शायद वो महीना था फरवरी का या मार्च का, लेकिन भारत ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, या GTRA ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और ऐसे में एक बोइंग 747 जिसको रोल्स रॉयस तक यूज़ करती है अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल के लिए, उसको भी भारत ने गंवा दिया। तो देखना यह है कि टेस्टिंग जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो कौन सा विमान हो सकता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत अगर फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए जाता है तो कौन सा विमान इसके लिए सबसे प्रबल दावेदार है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।